मेरे गांव में मेरा पुश्तैनी घर था जो पीढ़ियों से हमारे परिवार के पास था। घर बड़ा था, चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और बीच में खुला आंगन। लेकिन इस घर की सबसे रहस्यमय जगह थी उसके पीछे बनी पुरानी कोठरी। यह कोठरी ना तो किसी के इस्तेमाल में आती थी और ना ही वहाँ कोई जाने की हिम्मत करता था। बचपन में मैंने घर के बड़ों को कहते सुना था कि उस कोठरी का दरवाज़ा बंद है और उसे कभी खोलना नहीं चाहिए। लेकिन वजह कभी किसी ने साफ नहीं बताई। बस इतना कहा जाता था कि वहाँ अच्छा नहीं है। मैं बचपन में कई बार उस कोठरी के पास गया था, उसके पुराने जंग लगे लोहे के ताले को देखता और सोचता कि आखिर अंदर ऐसा क्या है जो इतना डरावना है। दीवारों पर काई जम चुकी थी और छत से सूखी बेलें लटक रही थी। जब भी हवा तेज चलती, कोठरी के दरवाजों से कर कर की आवाज़ आती, जैसे कोई अंदर से खरोच रहा हो। मैं हमेशा उस आवाज़ को सुनकर सिर उठता, लेकिन मन में एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस करता, जैसे कोठरी मुझे अपने पास बुला रही हो। मेरे दादा कहते थे, उस कोठरी को मत देखना, वहाँ सिर्फ अंधेरा है। लेकिन अंधेरा तो हर जगह होता है, फिर ये अंधेरा इतना खास क्यों? यह सवाल मेरे मन में सालों तक घूमता रहा। 20 साल तक कोठरी जस की तस बंद रही। समय बदलता गया, मैं बड़ा हो गया, पढ़ाई के लिए शहर चला गया, फिर नौकरी, शादी, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। लेकिन जब मैं अपने गांव लौटता तो घर के पीछे से गुजरते समय मेरी नज़र उसी कोठरी पर जाती, लगता जैसे वो अब भी मुझे देख रही है। एक दिन पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं नौकरी छोड़कर गांव आ गया ताकि उनका ख्याल रख सकूं। पिताजी बिस्तर पर पड़े पड़े कमज़ोर होते जा रहे थे और एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में डर और थकान दोनों थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, अगर कभी उस कोठरी का दरवाज़ा खुले तो अंदर जो देखो उसे किसी को मत बताना। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? उन्होंने बस इतना कहा, कुछ बातें बताने से नहीं, छुपाने से परिवार बचता है। और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके शब्द मेरे दिल में गूंजते रहे। लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, क्योंकि उसी हफ्ते एक तूफानी रात में अजीब घटना हुई। बिजली चली गई थी। हवा इतनी तेज थी कि घर की खिड़कियां हिल रही थी। मैं आंगन में खड़ा था जब अचानक एक जोरदार धम की आवाज़ आई। मैंने दौड़कर देखा। कोठरी का पुराना ताला टूटा हुआ था और दरवाज़ा आधा खुला था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पिताजी की चेतावनी याद आई, लेकिन क्यूरियोसिटी ने डर को पीछे छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने उसे पूरी तरह खोला, अंदर से सड़ेपन और नमी की बदबू का तेज झोंका आया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि अंदर चार ओर धूल जमी थी। मकड़ी के जाले थे और बीच में एक पुरानी लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर भी मोटा ताला लगा था, लेकिन वह जंग खाकर आधा खुल चुका था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर जो था उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। उसमें पुराने कपड़े, कुछ चिट्ठियाँ और एक बड़ा सा फोटो एल्बम था। मैंने एल्बम खोला। पहले कुछ पन्नों में मेरे दादा दादी और पिताजी की पुरानी तस्वीरें थी, लेकिन फिर अचानक फोटो पर मेरी नज़र टिक गई। उसमें एक छोटा लड़का था, बिल्कुल मेरी शक्ल का, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में अजीब सी उदासी थी। नीचे लिखा था, रवि 1985। रवि, ये नाम मैंने कभी अपने परिवार में नहीं सुना था। पन्ने पलटते पलटते मैंने और तस्वीरें देखी जिसमें वह लड़का बड़ा हो रहा था, लेकिन चेहरे पर वही उदासी थी। आखिरी तस्वीर में वह लड़का एक अंधेरे कमरे में खड़ा था, ठीक उसी कोठरी जैसे कमरे में, और फिर तस्वीर वहीं ख़त्म हो गई। मेरा सिर घूमने लगा। ये लड़का कौन था? मेरी शक्ल इससे इतनी मिलती क्यों थी? मैं सोच ही रहा था कि संदूक के नीचे से मुझे एक और चीज़ मिली, एक पुरानी डायरी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। डायरी की शुरुआत 1980 से थी। पहले पन्ने पर लिखा था, आज हमने रवि को घर में ला लिया।
वह किसी को अपना नाम तक नहीं बता पा रहा, लेकिन उसकी आंखों में बहुत दर्द है। शायद किस्मत हमें उसे पालने का मौका दे रही है। आगे के पन्नों में अजीब अजीब बातें लिखी थी। रवि रात में नींद में बात करता, कभी कभी चीखता और कई बार घर से भागने की कोशिश करता। एक जगह लिखा था, रवि बार बार कहता है कि वो यहाँ का नहीं है, उसे उसके पुराने घर वापस जाना है वरना कुछ बुरा होगा। आखिरी एंट्री 1985 की थी। आज हमने तय किया है कि रवि को उस कोठरी में रखना पड़ेगा। उसके लिए और हमारे लिए ही बेहतर है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सच था कि मेरे परिवार ने किसी बच्चे को कैद कर रखा था? और अगर हाँ, तो उसका क्या हुआ? मैं डायरी के पन्नों में जवाब ढूंढ ही रहा था कि पीछे से दरवाजे धड़म से बंद हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोठरी के अंदर अंधेरा और भारी हो गया था और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। धीरे धीरे कानों में एक आवाज़ आई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें चमक रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस लड़के की फोटो में थी। उसने कहा, तुम्हें सच जानना है तो यहाँ से निकलना होगा, लेकिन एक बार जो सच जान लेता है वो बचता नहीं। और तभी सब कुछ घूमने लगा। मुझे चक्कर आने लगे और आखिरी चीज़ जो मैंने देखी वो थी उस परछाई का हाथ मेरी ओर बढ़ता हुआ। मेरी सांसें तेज हो गई, शरीर पसीने से भीग गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ठंड इतनी थी कि मेरी हर सांस बाहर धुआं बनकर निकल रही थी। सामने वही परछाई अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? उसने हल्की हंसी हंसी, जो एकदम ठंडी और नीरस थी। तुम मुझे पहचानते हो? बस मानना नहीं चाहते। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ फेंकी, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे हाथ कांपने लगे। वो चेहरा वो बिल्कुल मेरा था। वही आंखें, वही नाक, वही शक्ल। बस फर्क इतना था कि उसकी त्वचा पीली पड़ी हुई थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। तुम कौन हो? मैं बुदबुदाया। वो बोला, मैं रवि हूँ, वो जिसे इस घर ने भुला दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुम तो, मैंने डायरी की बातें याद करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ कैद किया गया था, है ना? उसने सिर झुका लिया। कैद? नहीं, मुझे यहाँ जिंदा दफन किया गया था। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। क्यों? मेरी आवाज़ काँप रही थी। रवि ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, क्योंकि मैंने वो देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। उसने इशारा किया और कोठरी की दीवार का एक हिस्सा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। वह एक गुप्त दरवाज़ा खुला वहाँ एक गुप्त दरवाज़ा खुला, जिसके पीछे अंधेरा और गहराई थी। उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था, लेकिन किसी अज्ञात ताकत ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। हम उस गुप्त रास्ते में चले गए। रास्ता संकरा था, दीवारों से सीलन और मिट्टी की गंध आ रही थी। नीचे जाते जाते मेरे कानों में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहे हो। अचानक हम एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक गोल पत्थर का चबूतरा था, जिस पर कोई पुराने खिलौने, टूटे आईने और कुछ पुरानी किताबें रखी थी। दीवारों पर पुरानी परिवार के सदस्यों की तस्वीर टंगी थी, लेकिन उनमें कुछ चेहरे खुरच दिए गए थे। रवि ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारे दादा नहीं है? मैंने गौर से देखा। हाँ, वो मेरे दादा थे, लेकिन उनके साथ एक और आदमी खड़ा था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। रवि ने कहा, यही वो है जिसने सब शुरू किया। फिर उसने मुझे सब बताया। सालों पहले इस घर में एक रस्म होती थी। कहते थे कि हर पीढ़ी में एक बच्चे की बलि दी जाती है, ताकि परिवार का साया हटे और धन दौलत बनी रहे। वो बच्चा या तो घर का अपना होता है या फिर बाहर से लाया जाता। रवि वही बच्चा था, जिसे बाहर से लाकर इस घर में पाला गया
और जब समय आया उसे इसी कोठरी में बंद करके बिना खाना पानी के मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा ने इस जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया। मैं सुन रह गया, मेरा दिमाग तेजी से भाग रहा था। अगर ये सच है तो पिताजी की चेतावनी और दादा का डर सब इसी से जुड़ा था। रवि मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी है। मेरे सीने में एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरी बारी क्यों? रवि के होठों पर अजीब सी मुस्कान आई। क्योंकि तुम मेरे जैसे दिखते हो और जो शक्ल मेरी जैसी हो वही मेरी जगह ले सकती है। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कदम पीछे रखा वो फुसफुसाहटें और तेज हो गई। दीवारें हिलने लगी और अंधेरे में सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए मुझे पकड़ने के लिए। रवि की आवाज़ गूंजी, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अचानक मुझे एक जोर का झटका लगा और सब कुछ काला हो गया। जब होश आया मैं उसी कोठरी के बीच में खड़ा था, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। टॉर्च और डायरी मेरे हाथ में नहीं थी। और फिर मैंने सामने एक आईना देखा। आईने में जो शक्ल थी वो मेरी नहीं, रवि की थी। आईने में वो चेहरा, पीली त्वचा, गहरी आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान अब मेरी जगह था। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन आईना हंस पड़ा और रवि की आवाज़ आई, अब तुम में हो और मैं तुम। कोठरी की दीवारें और पास आने लगी, जैसे ये जगह खुद मुझे निगलना चाहती हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा, लेकिन बाहर सन्नाटा था। सिर्फ एक हल्की सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ चल रहा हो। अचानक ऊपर से एक आवाज़ आई, अभी भी कोशिश कर रहे हो बेटा? मैंने ऊपर देखा, वो मेरे दादा थे। उनके चेहरा सख्त और आंखों में ठंडापन था। तुम जानते थे ये सब? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। दादा मुस्कुराए, ये परिवार बिना बलि के नहीं चलता। मैंने अपने समय में, और अब तेरी बारी है। मेरे गुस्से और डर ने मिलकर मुझे पागल बना दिया। मैं पीछे हटते हुए दीवार के उस हिस्से पर झुक गया जहाँ पुरानी ईंटें ढीली थी। तभी कुछ अजीब हुआ। मेरे हाथ एक लोहे की पुरानी जड़ से टकराए। मैंने बिना सोचे समझे उस जड़ से आईना तोड़ दिया। जैसे ही आईना टूटा, पूरी कोठरी हिलने लगी। रवि की चीख गूंजी, नहीं, तुमने हमारी डोर काट दी। फुसफुसाहटें अब दर्द में बदल गई। सैकड़ों अदृश्य हाथ हवा में लहराए और एक एक करके गायब होने लगे। दादा चीखते हुए पीछे हट गए। तूने क्या कर दिया पागल? जैसे ही आखिरी टुकड़ा गिरा, एक तेज रोशनी ने कोठरी को भर दिया। मैं अचानक बाहर घर के आंगन में था। सुबह हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। घर पुराना और जर्जर लग रहा था, जैसे सालों से कोई यहाँ नहीं रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, जहाँ कोठरी थी वहाँ सिर्फ टूटी दीवारें और झाड़ियों का ढेर था। सब कुछ खत्म हो गया था, या मैंने सोचा कि खत्म हो गया। जब मैं घर से निकलने लगा, मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मेरे नाखून काले हो चुके थे और आंखों के कोने में अजीब सा नीला धुआं घूम रहा था। दूर टूटी खिड़की में रवि खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अब तेरी बारी है अगले को लाने की। जैसे ही मैंने कोठरी के सबसे अंदर वाले हिस्से की मिट्टी हटाई, मुझे वहाँ एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला। उस पर जंग लगी थी, पर ताले के ऊपर मेरे पिता का नाम खुदा हुआ था। मैं कांपते हाथ से उसे खोलने की कोशिश करने लगा और तभी पीछे से किसी ने भारी आवाज़ में कहा, उसे मत खोलो। मैं पलटा तो वहाँ दादी खड़ी थी, जिनकी आंखों में डर और आंसू दोनों थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, ये ताला खुला तो हमारे घर का वो सच बाहर आ जाएगा जिसे हमने 20 साल से दफन किया है। मैंने उनकी बात अनसुनी की और ताला तोड़ दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर पुराने खून से सने कपड़े, एक टूटा हुआ सोने का हार और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी मेरे पिता ने अपने हाथ से लिखी थी, अगर ये संदूक किसी को मिले तो जान लेना कि मैंने अपने भाई की हत्या नहीं की थी। सच तुम्हारे सामने कोठरी की दीवारों में है।
मैंने दीवारों के कोने को ठोका और वह खोखली निकली। अंदर से मुझे एक कंकाल मिला, पर वो मेरे चाचा का नहीं बल्कि एक अजनबी आदमी का था। दादी ज़मीन पर गिर गई और रोते हुए बोली, वो आदमी तुम्हारी माँ का पहला पति था। उसने तुम्हारे पिता से पहले शादी की थी और एक रात झगड़े में उसकी मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए हमने उसे यहाँ दफन किया और तुम्हारे पिता ने उसे उसे गुनाह को अपने सिर ले लिया ताकि तुम्हारी माँ जेल ना जाए। मैं शतबद्ध था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे जुर्म की सज़ा काट दी जो उन्होंने किया ही नहीं, और अब 20 साल बाद सारा सच मेरे सामने था। पर उन्हें वापस लाने के लिए मेरे पास सिर्फ यादें थी। कहानी यहीं ख़त्म हो सकती थी, लेकिन जब मैं उस कोठरी से बाहर निकल रहा था तो अचानक मेरी नज़र संदूक के नीचे पड़ी। एक पुरानी डायरी पर गई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सच की सिर्फ पहली परत खुली है। उसी असली खेल तो अब शुरू होगा। जिस आदमी का कंकाल तुमने देखा वो असल में मेरा नहीं है। वो जिंदा है और तुम्हें ढूंढ रहा है। यह पढ़कर मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत बाकी पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में अजीब अजीब बातें लिखी थी। जगहों के नाम, पुरानी तारीखें, कुछ अजनबी लोगों के नाम और बीच बीच में लाल स्याही से बने अजीब निशान। एक पन्ने पर मेरे नाम के आगे लिखा था, 13 नंबर अगला है। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी बाहर से कुत्तों के ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झाँका तो अंधेरे में कोई लंबा सा साया खड़ा था जो मुझे घूर रहा था। जैसे ही मैंने देखने की कोशिश की, वो साया धीरे धीरे पीछे हटा और गायब हो गया। मैंने तुरंत दादी को आवाज़ लगाई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। पूरे घर में खोजने के बाद पता चला दादी गायब थी। सिर्फ उनके कमरे में वही लाल शाही का निशान बना हुआ था जो डायरी में था। अब मुझे समझ आ गया कि ये खेल घर की 4 दीवारों से बाहर जा चुका है, और जिस सच को मैं खोदने निकला था उसने उसने मुझे ही अपने जाल में फंसा लिया है। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए डायरी को कसकर पकड़ा रहा, जैसे ये किसी ताबीज़ की तरह मुझे बचा सकती हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, दादी कहाँ गई और वो लंबा सा साया कौन था। मैंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन मन में एक अजीब सा डर था, जैसे कोई मेरे हर कदम पर नज़र रख रहा हो। रात गहराती जा रही थी और बाहर हवा का शोर बढ़ता जा रहा था।